नमस्कार, रणभूमि 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। तो आज 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है और सभी मतदाताओं से, आप सभी से एक बार फिर से गुजारिश है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये निशान नहीं शान है, लोकतंत्र में आपका भी योगदान है। इसी बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में अब तक 12.94% मतदान हो चुका है। महाराजगंज में 14.44% मतदान हुआ। वहीं गोरखपुर की अगर हम बात करें तो 12.99% मतदान हुआ है। कुशीनगर में 13 देवरिया में 13.74% मतदान, बांसगांव में 10.37%, बलिया में 13.42% मतदान हो चुका है और गाजीपुर में 13.32% मतदान हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में मतदान के अब तक के आंकड़े आ चुके हैं। चंदौली में 14.34% मतदान हुआ है। महाराजगंज में 14.44% मतदान, गोरखपुर में 12.99% मतदान हुआ है अभी तक। कुशीनगर में 13.50% मतदान हो चुका है। तो लगातार अलग अलग जगहों से जो आंकड़े हैं वो भी सामने आ चुके हैं। बांसगांव में 10.37% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कई सीट जो है वो बेहद खास भी हैं, बेहद अहम है और पूर्वांचल की सीटों पर आज सुबह से मतदान की प्रक्रिया और इसके साथ ही वीवीआईपी सीट मानी जाने वाली काशी में भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो भी की जा चुकी हैं और जिस तरह से चुनाव आयोग ने तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र किया था, तो लगातार सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया और कई जगहों पर तमाम समीकरण भी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला और स्माइल करते हुए बूथ से बाहर निकले हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल बीजेपी से प्रत्याशी, सपा से रमेश चंद प्रत्याशी हैं, घोसी से अरविंद राजभर एनडीए से प्रत्याशी हैं, बलिया से नीरज शेखर प्रत्याशी हैं बीजेपी से, वहीं अफजाल अंसारी गाजीपुर से सपा से प्रत्याशी हैं, महाराजगंज से कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी, बीजेपी से पंकज जो प्रत्याशी हैं, गोरखपुर से बीजेपी से रवि किशन और समाजवादी पार्टी से काजल निषाद प्रत्याशी हैं। वहीं कुशीनगर से अजय सिंह सपा से प्रत्याशी, विजय दुबे बीजेपी से प्रत्याशी हैं, अखिलेश प्रताप सिंह देवरिया से कांग्रेस से प्रत्याशी, शशांक मणि
बीजेपी से प्रत्याशी, बांसगांव से सदल प्रसाद प्रत्याशी हैं सपा से, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वहीं चंदौली से वीरेंद्र सिंह सपा से प्रत्याशी, महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी से प्रत्याशी हैं, रॉबर्ट्सगंज से बीजेपी से रंकी कौल प्रत्याशी, छोटेलाल खरवार सपा से प्रत्याशी है, वाराणसी सीट जो कि वीआईपी है, पीएम मोदी यहां से प्रत्याशी है बीजेपी से, अजय राय तो लगातार चुनाव की प्रक्रिया सुबह से ही चल रही है और अब उत्तर प्रदेश में सभी जो 13 सीटें हैं वो बेहद अहम है, बेहद खास है और आखिरी चरण का चुनाव तमाम वीवीआईपी सीट भी है। तो चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है और संतोष जी आपका बहुत स्वागत है, बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ, और इनके साथ ही रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक सोती वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, आलोक जी आपका भी बहुत स्वागत। और कांग्रेस के भी प्रवक्ता राज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत संतोष जी आपसे ही करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आपकी ही सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है और इस बार 400 पार के तमाम जो दावे हैं, नारे हैं, ये भी किए जा रहे हैं। और अगर आज की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट काशी में आज सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। काशी के जवाब पर आप आएंगे, लेकिन उससे पहले यह जिक्र करना चाहूंगी कि जिस तरह से काशी की बात कही जाती है कि हमने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसे किया और पीएम मोदी का संकल्प था कि वो जापान की राजधानी की तरह काशी को बनाएंगे, लेकिन इस दरमियान काशी में इतना ज्यादा, हालांकि विकास की अगर हम बात करें तो काशी में विशाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ, तमाम चीजें व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया, लेकिन रोजगार के अवसर काशी में उस तरह से नहीं पनपे जिसकी उम्मीद काशी की जनता कर रही थी। लेकिन पीएम मोदी यहां से प्रत्याशी हैं तो आप लोगों के तमाम दावे भी हैं। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जो है जनता से अपील करना चाहूंगा कि आज घर से निकले और 100% चाहूंगी सर, मेरा नाम गरिमा श्रीवास्तव है जी, तो पूर्व मतदान करें जिससे जो है आज एक रिकॉर्ड बन सके उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद जिस तरीके से आपने कहा काशी के विकास की बात, तो जिस तरीके की काशी का विकास हुआ है, आप देखिए घाट थे, जिस तरीके से रोडों का डेवलपमेंट हुआ, जिस तरह गलियों का जाल था उस गलियों को जाल को एक चौड़ीकरण किया गया, एक ऐसी सड़क का निर्माण किया गया जिससे जो है यातायात सुगम हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो है पूरा जो है कायाकल्प किया गया, जितने भी घाट थे, जैसे वहाँ 8-10 घाट हैं, उन 10 घाटों का जो है पूरी तरीके से सौंदर्यीकरण किया गया। संतोष जी, जिस तरह से अब आपने घाट की बात कर दी है तो अब घाट का ही जिक्र करूंगी मैं, मणिकर्णिका घाट जहां पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। पिछले 48 घंटे का ही जिक्र करना चाहूंगी, 48 घंटे में 700 शव मणिकर्णिका घाट पर लाए गए, लेकिन स्थिति ऐसी रही कि वहां पर जो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से बेहतर नजर नहीं आई है। जो लोग, जो परिजन है, 47.8 डिग्री का टेम्परेचर कल काशी में दर्ज किया गया और लगातार इसमें जो परिजन है वो परेशान है। 48 घंटे से शवों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। सीढ़ियों पर मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें नजर आई हैं कि जहां पर सीढ़ियों पर शवों को रखा गया और 15-15 हजार में लकड़ियां बेची जा रही हैं। और आप तमाम बातें कह रहे हैं, घाट के दुरुस्त होने की बात करें तो इसका भी जवाब दीजिएगा। काशी के घाट पे जो शव को लाया जाता है, ऐसा नहीं कि काशी में और भी जगह जो है शमशान घाट है जहाँ पे शव का दाह संस्कार होता है, लेकिन लोगों की एक मान्यता कि मणिकर्णिका घाट पे ही शव का दाह संस्कार करेंगे। तो निश्चित ही जब एक लिमिट से ज्यादा बॉडी आ जाएगी तो उसके लिए जो है कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ अव्यवस्था थी, अव्यवस्था की वजह से इंतजार नहीं था, शवों की संख्या ज्यादा थी कि लोगों की एक मान्यता है कि हम जो है यहीं पे जो है करेंगे। बनारस में बहुत सारे घाट ऐसे हैं जहाँ पे दाह संस्कार होता है, वहां पे भी करना चाहिए लोगों को, लेकिन एक मान्यता के अनुसार वहां आते हैं, इसलिए जो है भीड़ ज्यादा होगी। प्रशासन को इसका अंदाजा तो रहता है ना संतोष जी, व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने की बातें तो लगातार कही जाती है प्रशासन की तरफ से, और हमने देखा और जिस तरह से तस्वीरें देखी हमने लगातार, बेहद ही भयावह तस्वीरें इसे कही जा सकती है क्योंकि सीढ़ियों पर जिस तरह से शव पड़े हुए थे आपने भी जरूर देखा होगा। जब कहीं भी एक लिमिट से ज्यादा चीजें हो जाएंगी तो जाहिर सी बात वहां फैलेगी, लेकिन प्रशासन ने पूर्ण रूप से जो है उसको जो है दाह संस्कार कराने की व्यवस्था किया। निश्चित एक एक करके ही दाह संस्कार हो सकता है, एक साथ सभी शवों का दाह संस्कार नहीं हो सकता क्योंकि एक लिमिट होती है किसी की।
लकड़ियों की कीमत भी बढ़ा दी गई। आप प्रशासन की व्यवस्थाओं की बातें कर रहे हैं, तो जिस तरह से वहां पे जो लकड़ियां बेचने वाले हैं वो कीमत बढ़ा दी गई। लोग इस तरह से मजबूर हैं, जो परिजन है इस तरह से मजबूर है कि एक जगह पर वो दो शव जलाने के लिए तैयार थे। कल का ही है ये, पूरी कल की ही रिपोर्ट है, आपको बता रहे संतोष जी। कार्रवाई करेगा जिन लोग ये रेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो अवसर में जो अपने जो है आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है, अगर इस तरीके की घटनाएं हुई है तो कार्रवाई होगी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ लगातार हमारे समाजवादी पार्टी से भी प्रवक्ता रविंद्र प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, देखिए, तमाम तरह की बातें लगातार की जा रही हैं और इस बार उत्तर प्रदेश के 13 जो सीटें हैं तमाम वीवीआईपी सीट हैं, और इसके साथ ही जिक्र करेंगे हम 4 जो कि पूर्वांचल की ऐसी अहम सीटें हैं जहां पर एनडीए के लिए कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर साबित हो रही है और आप लोगों ने अपने प्रत्याशी बेहतर इस बार उतारे। जब 2019 का चुनाव का परिणाम सामने आया था तो ये जो 4 सीटें हैं, अगर हम इन 4 सीटों का जिक्र करें तो घोसी, मिर्जापुर, चंदौली और बलिया जो कि पूर्वांचल की अहम सीटें मानी जाती है, वीआईपी सीट मानी जाती है, लेकिन 2019 में हमने देखा कि यहां पर मार्जिन जीत का बहुत कम था, लेकिन पीएम मोदी की बड़ी जीत दर्ज कराई उन्होंने काशी में। तो ऐसे में ये जो तथ्य हैं वो छुप गए थे, लेकिन एनडीए को ये बात पता है और बेहतर तमाम तैयारियां, और आप लोगों के भी दलों की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। क्या लग रहा है कि स्थितियां इस बार के 2019 की तुलना में पलट नजर आएंगी और इस बार आप लोगों का गठबंधन भी है उत्तर प्रदेश में? इस बार जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है। जो सत्ता दल है उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। ये भी मुद्दा नहीं है कि उसने अपने विकास के कार्य क्या किए। बेरोजगारी, महंगाई और निचले स्तर पे जो जनता को दिखाई पड़ता है वो वाला भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त है, कुछ कहने के लिए नहीं। तो जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। हम लोग जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं विपक्ष में एक साथ एकत्रित इंडिया गठबंधन के रूप में कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो 13 सीटें और साथ में एक उपचुनाव हो रहा है दुद्दी में, तो 14 चुनाव हो रहे हैं इस समय पूर्वांचल में। ये 14 के 14 चुनाव सीटों पे जो है हालत खराब है। अगर आप वाराणसी की ही बात कर लीजिएगा तो वाराणसी में अभी एक घाट की बात तो आपने कह दिया, फिर वहां पर 16 घाट हैं। तुलसी घाट से लेके 80 घाट तक 16 घाट है वहां। 16 घाटों की यही दुर्दशा है। मड़कड़िका घाट में सीढ़ियां बन गई हैं, रखने का स्थान बना हुआ है, क्योंकि प्रमुख घाट है वो। बाकी 80 घाट पे चले जाइए, तुलसी घाट पे चले जाइए जहाँ सीवर आके मिलता है, वहां पर तो आप वहां पर खड़े होने की स्थितियां नहीं है। फिर वर्मा और 80 दो नदियां हैं, उनकी आज तक तो सफाई ही नहीं हो पाई। एनजीटी ने ऑब्जेक्शन किया उस पर। सड़क की व्यवस्था बताते हैं बहुत अच्छी हो गई है। सड़क की व्यवस्था अच्छी हो गई है, उसको जाके देखना पड़ेगा। आप चाहे कैंट से सिगरा चले जाइए, आपको जाम से जूझना पड़ेगा। आप कैंट से बीएचयू जाएंगे तब भी आपको जाम से जूझना पड़ेगा। और यही वाराणसी है, जब कैंट में बड़ा पुल बन रहा था तो पुल गिर गया और 25 लोग मर गए, आज तक उसकी जांच होती नहीं आई। तो वाराणसी में जो दूसरा एक हिंदू भावनाएं आहत हुई वाराणसी में, जो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस विकास की आड़ में 1000 मंदिरों को गिरवा दिया गया जो 2000 वर्ष से पुरानी थी। तो विकास की बात आप कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की भावनाएं उन मंदिरों से जुड़ी हुई थी। अगर आप उनको गिरवाते हैं, स्थानीय जन भावनाओं को आप कुचलते हैं, उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है बनारस में। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जन कल्याण के कामों को दरकिनार करके जुमलेबाजी किया है, मंगलसूत्र पे बात किया है, मुजरे पे बात किया है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे बात किया है, ये इस बात से जनता और चिढ़ गई। इस बात का बदला वो अपने मताधिकार के प्रयोग से ले सकते हैं और अपने मताधिकार प्रयोग से ये 13 सीटें और दुद्दी विधानसभा की सीटें निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के पास आएंगी।
ठीक है, राज्य आपका रुख करना चाहूंगी कि अभी अभी आप सुन रहे थे जिस तरह से संतोष जी ने भी तमाम बातों का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी से आपका यहाँ पर गठबंधन है, रविंद्र जी भी तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी ये बात कहती है कि कांग्रेस का अब वर्चस्व पूरी तरह से खत्म हो रहा है। लंबे वक्त तक इन्होंने सरकार चलाई, केंद्र में इन्होंने सरकार चलाई, लेकिन उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का खात्मा पूरी तरह से हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी के जो कि स्टार प्रचारक है, जब भी उत्तर प्रदेश में दौरे करते हैं तो वो यही बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है कांग्रेस के साथ में, अगर इस वक्त मुलायम सिंह यादव जिंदा रहते तो शायद वो गठबंधन नहीं हो पाता। और लगातार इस तरह की बातें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जाकर के उत्तर प्रदेश में जनसभाओं के दौरान कही और कहा है कि पीएम मोदी को बधाई भी दी थी मुलायम सिंह यादव ने। और अब जबकि वो नहीं है तो अखिलेश यादव ने इनकी पार्टी के साथ गठबंधन किया है जो कि पूरी तरह से खत्म हो रहा है। जाते तो इनके लिए तो एक ही चीज बैठती है सही कि जब भी शीशा उठाइए पहले खुद को देखिए फिर दूसरे को दिखाइए। अरे मुलायम सिंह होते नहीं करते, अखिलेश जी ने करा है, आप कौन? आपको लेना ही देना क्या? आपको 10 साल दिए थे, आपको जनता ने मुझे ये कहने में कतई गुरेज दी है कि इनको भारतीय जनता पार्टी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी जीतने से पहले थी, जीतने के बाद बेटी जलाओ पार्टी में कन्वर्ट होगी। आप ही बताइए, इन्हें बड़े प्यार से चुना था। इन्हें इसलिए चुना था कि दूसरों को गालियां दो, इन्हें इसलिए चुना था कि दूसरे के ड्राइंग रूम में झांको। इनको अपना काम बताना है। अब बात चल रही थी, अभी मैं सुन रहा था कि घाट पे ये हो गया है कि घाट पे 80 सारी चीजें हैं। तो आप ये बताइए, इसका जवाब कांग्रेस तो देगी नहीं भाई, इसका जवाब कांग्रेस तो नहीं देगी ना भाई। सत्ता आपकी है, डबल इंजन की है, डबल इंजन की सरकार है। जब डबल इंजन की सरकार है तो बताइए जवाब कौन देगा? डबल इंजन ही तो देगा। हमारा क्या काम है? हमें तो एक बात का दुख लग रहा है, मुझे इस बात का दुख लग रहा है कि लू से मर रहे हैं, मतदान अधिकारी मर रहे हैं, लगभग 200 लोग मर गए हैं, लेकिन आप ये बताइए किसी भी बीजेपी के नेता का बयान नहीं आ रहा है। और मेरा अभिभावक तो मुझे ही नहीं दिख रहा, कहां है? आप, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं संतोष भाई से भी पूछ लूं, ऐसा कौन सा वो मेडिटेशन कर रहे हैं भाई? आदमी मानता था आध्यात्मिकता के ज्ञान में, आदमी अंतर ध्यान में जाता था तो उसकी एक वैल्यू होती थी। प्रधानमंत्री जी ने तो वो भी घटा दी भाई। देश जल रहा है, लू से लोग मर रहे हैं, उनका एक्शन चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ध्यान कैसे लग रहा होगा। नहीं, मुझे ध्यान कैसे लग रहा होगा ये बता दीजिए भाई। घर में मेरी बेटी की बारात आ रही है, मैं 48 घंटे ध्यान में बैठ जाऊं? घर में मेरी दादी का पार्थिव शरीर पड़ा हो, मैं 48 घंटे 45 घंटे अंतर ध्यान में चला जाऊं? क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली क्या, नेता लोगों को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जब आप ऐसी भ्रम फैला के नेता बन जाते हो तो आप उछल कूद मचाओगे। जैसे एक गांव का बच्चा शोर मचाए, चोर 9 से 12 का शो देख के जा रहा था। जब 9 से 12 का शो देख के जा, दरोगा जी ने पकड़ लिया। तो दरोगा जी को उसने कहा पिक्चर देख के आ रहा हूं। तो दरोगा जी ने पूछा, अबे ननकू कौन सी पिक्चर देख के आया? तो वो देख के आ रहा था शोर, चोर मचाए शोर का, तो उसने बताया चुट्टा मचाए धुंध। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक कैरेक्टर है कि इन्हें अपना नहीं सोचना है। जैसे अभी देखिए वो क्या सफाई दे रहे थे संतोष भाई, अरे मर गए ज्यादा, वहां व्यवस्था सही है। बात यहां ज्यादा की नहीं और व्यवस्था खराब और सही की नहीं थी। आपको वहां पे दुरुस्त, अगर मान लो रेलवे में ज्यादा भीड़ आ जाए तो क्या ट्रेन चलाओगे नहीं? अरे 2 डिब्बे और लगाओगे। क्या बात है? लकड़ियां 15-15 हजार की बिक रही हैं। इन्हें क्या पता गरिमा जी गरीबी क्या है? ये तो संड मसूंड बन गए खा खा के। 15 हजार गरीब के पास कहां से आएंगे? और एक आस्था होती आदमी ले जाता है। अब ये क्या, इन्हें डर सता रहा है। अभी शायद 13 सीटों में चुनाव हो रहा है लोकसभा में, और मैं दावे के संग कहता हूं जो इनके पास सीट थी भी ना, वो भी गई। और आज एक और बात बता रहा हूं, मेरी अंतरात्मा की आवाज कह रही, और मेरी अंतरात्मा की आवाज लोग कहते हैं कि कभी कभी सही हो जाती।
वाराणसी से प्रधानमंत्री जी भी हार रही है। पर अंतरात्मा की आवाज तो ये लोग जगा लेते हैं बीजेपी वाले, और आप लोग आरोप भी लगाते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो ये अंतरात्मा की आवाज जगा लेते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। मैं कौन हुआ आरोप लगाने वाला? गरिमा जी यही है, कभी ये रॉबिन वास्को डिगामा बन जाते हैं। इन्होंने तो अब बताओ इनसे कौन कौन दुखी है? हमारे ऋषि मुनि भी दुखी है, साधु संत, वो कह रहे सारा काम एक ही व्यक्ति कर ले। बॉम्बे के एक्टर भी परेशान है, कहा यार इतने तो 300 फिल्म करने के बाद हमने कपड़े नहीं। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगे और आपका जवाब भी संतोष जी देंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सूती भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, अगर पूर्वी यूपी में जातियों का अगर हम बात करें तो पूर्वी यूपी में जातियों का चक्रव्यूह ऐसा है कि कोई भी पार्टी चाहकर भी अपने कोर वोटर्स के वोट भी नहीं सहेज पाती है, और तभी तक कोर वोटर भक्त हैं जब तक उनकी जाति का कैंडिडेट उस पार्टी से होता है। चंदौली, बलिया, सभी जगहों पर इसी तरह के जातिगत समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 के जो परिणाम थे, यही बात कही जा रही थी कि पीएम मोदी के बड़े जीत दर्ज कराने के बाद ये जो 4 पूर्वांचल की सीटें हैं जहां पर मार्जिन जीत का हार का बेहद कम था, वहां पर इस बार तस्वीरें काफी बदल सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स उतारे हैं, जातिगत आधार पर कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही। जो पूर्वांचल में जो छोटी छोटी जातियों के समूह है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो निषाद जाति के हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो आपके अनुप्रिया पटेल हो। तो कुल मिला के जैसा आपने देखा था कि 2014 में जिस तरीके से अमित शाह ने एक कार्यक्रम पूर्वांचल में चलाया था, छोटे छोटे दलों के नेताओं को, जैसे डॉक्टर संजय निषाद को जोड़ा, ओम प्रकाश राजभर को जोड़ा, और पटेल में भी आपने देखा अनुप्रिया पटेल उनके साथ तब से लगी हुई है अपना दल की। तो ऐसी चीज थी, लेकिन 2019 तक आते ये बिखराव मिल गया था और सपा के साथ ये काफी लोग इसमें से चले गए थे, और विशेषकर ओम प्रकाश राजभर, और उसका असर आपने विधानसभा में देखा था। लेकिन अब फिर देखा कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी नीति चला के इन तीनों लोग को फिर से अपने और मिला लिया। आपने देखा कि 13 में से 11 सीटें जो थी 2019 में थी, 2 सीटें बीएसपी थी। यहाँ सोचने और विचार करने वाली बात है, उस समय बीएसपी और सपा का गठबंधन था, तो ये दोनों प्रमुख विपक्षी दल हैं, और जब एक साथ आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो है चुनावी राजनीति को बदल सकने की शक्ति रखते हैं। कई बार इन्होंने विधानसभा में भी देखा, जब शुरुआती दौर चल रहा था, सपा बन रही थी, बसपा से मिलकर जो है सरकारें बनती थी। आज भी ये गठबंधन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार नहीं बन पाया, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। इसके बाद आप देखिए घोसी की सीट थी जिसमें बसपा के जीता था, और गाजीपुर से भी बसपा जीता था। मनोज सिन्हा एक बड़े गद्दावर नेता थे बीजेपी के, काफी एमटेक हैं, बीएचयू आईटी से काफी उन्होंने विकास किया था, लेकिन विकास काम नहीं आया। अफजल अंसारी साहब बीएसपी से जीत गए थे। अब की बार आप देखिए कि घोसी से राजभर, ओम प्रकाश राजभर के जो पुत्र हैं वो वहां से उनको टिकट मिला है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो आपने कहा ना छोटे दल एक समीकरण बना रहे हैं, उस समीकरण का घोसी में दिखता है। यहाँ गाजीपुर में देखने वाली बात है, अफजल अंसारी के जो भाई थे मुख्तार अंसारी, जिनकी जेल में जो है मृत्यु हुई थी, तो उसकी देखने वाली बात है कितना वहां का सिंपैथी वोट्स जो है उनके साथ होगा। हालांकि अंसारी परिवार जो है वहां पे काफी मजबूत परिवार है, उनके पास हमेशा कोई ना कोई सांसद में रहा है, तो उनकी जो है स्थिति काफी मजबूत दिखाई पड़ती है। तो कुल मिला के देखने वाली बात है, क्योंकि पूर्वांचल में आपने देखा कि 2 शहर जिसको आप कह सकते हैं वाराणसी और दूसरा गोरखपुर, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण हैं, और जिसमें गोरखपुर से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र आता है और इसके आसपास भी उनका इन्फ्लुएंस रहता है। वैसे ही आपने देखा कि बनारस के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक ऑरा है, उनके आसपास की इन्फ्लुएंस, मोदी फैक्टर आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिला के स्थिति बीजेपी की मजबूत है, लेकिन कुछ माइनस फैक्टर्स होते हैं वो सामने आते हैं, वो कितना असर दिखाते हैं, चुनाव में कितना प्रभाव डालते हैं, ये समय और देखने की बात है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए ओवरऑल बीजेपी के जो पूर्वांचल में इस बार उन्होंने राजनीति बना रखी है, जिस तोड़ के वो ओम प्रकाश राजभर को फिर से अपने पास लाए, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है कॉर्नर कर दिया। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि राजनीति के थे, पर्दे के पीछे चल रहे थे, जो हमारा जो उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल है वो पता नहीं क्यों इस चीज को समझ नहीं पाए, उसको
कंसोलिडेट नहीं कर पाए, जिसका नतीजा जो है आपको देखिए 4 जून को देखने को ठीक है। मिलेगा। और हम लोग इसी चीज का इंतजार करेंगे कि जो हम लोग सोच रहे हैं क्या वो ठीक है कि नहीं। सुबह से ही चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं और सभी जो उत्तर प्रदेश के 13 सीटें हैं वहां पर सुबह 7 बजे से ही लोग कतारबद्ध होकर के अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। तो लगातार हमारी भी आप सभी से गुजारिश और सभी दल गुजारिश भी कर रहे हैं कि पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आप सभी का ये अधिकार है और इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो चलिए अब जिस तरह से खास चर्चा की हम एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। संतोष जी, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि चर्चा की शुरुआत भी आपसे की थी और ब्रेक के बाद भी शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि सत्ता में आप हैं और जवाब दे भी आप हैं। अभी आप सुन रहे थे राज जी को, तमाम बातें कह रहे थे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार आप लोग भी कहते हैं और डबल इंजन की सरकार के तमाम तरह के दावे भी हैं। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से व्यवस्थाओं की अगर अभी आप जिक्र कर रहे थे, राज जी भी जिक्र कर रहे थे और इसके साथ ही रविंद्र जी ने भी जो असल स्थितियां हैं ग्राउंड जीरो की उसका भी इन्होंने जिक्र किया। तो लगातार आप लोग तमाम दावे करते रहते हैं लेकिन जो जमीनी हालात है वो अलग नजर आ रही है और इसके साथ ही जब गर्मी भी अपने पीक पर पहुंच रहा है, तमाम सरकार के दावे रहते हैं लेकिन कई सारे उत्तर प्रदेश में ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली व्यवस्थाओं से लोग आज भी वंचित है। पीएम मोदी की जो नल जल योजना है, जो उनकी पूरी तैयारी थी, उससे भी लोग वंचित है और आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जहां पर कुओं में जाकर के महिलाओं को पूरी रात लाइन में लगे रहना होता है और फिर जाकर के वो सुबह एक घड़ा पानी लेकर के जा पाती हैं। इस तरह के हालात, नल जल योजना का असर, जो आपकी योजनाएं हैं वो गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं और आप लोगों के तमाम बड़े दावे भी हैं। देखिए राकेश जी, जो भी आरोप लगा है शायद ये जमीनी व्यवस्थाओं पे नहीं जाते हैं, कमरे में बैठ के, एसी में बैठ के, क्योंकि इनके नेताओं का ये शुरू से एक सिस्टम रहा है कि कमरे में बैठ के चुनाव आता है तो जो है ये बोलना शुरू करता है। सबसे चीजें जिस तरीके से सरकार ने काम करना शुरू किया, नल जल योजना जो हमारा है, जल योजना, उस योजना को आप देखिए अधिकतर गाँव में हमारी जो है इस योजना को जो है सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। कार्य तेजी से है, प्रगति पर है और कार्य हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो है कार्य बंद है, काम हो नहीं का रहा। बहिष्कार भी आप देख रहे होंगे संतोष जी, कई सारे गांव सड़क की वजह से, आपकी पानी की किल्लत की वजह से, बिजली व्यवस्थाओं की वजह से चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया है और चुनाव खत्म हो जाएंगे तो जो ग्रामीण है, जो लोग हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि इसके बाद तो और नहीं ध्यान दिया जाएगा। बाकी जी सबसे बड़ी चीज है कि आप गरिमा नाम है मेरा। सारी चीजें बीच में आपको रोकने लगती है। समस्या इस बात की है, रोकिए नहीं, या तो पूरी बात समझिए या सुनिए उसको। आपको तो पूरे देश की जनता से समस्या है संतोष भाई, नहीं आपके आगे बोलना ही बेकार है। ये कमरे में फिर बीन को सुन लेती है। कमरे में की आलोचना करिए, कभी फील्ड में निकलिए। अगर फील्ड में आप लोग निकलते तो शायद आपकी ये स्थिति ना होती जो आज है। सबसे बड़ी अच्छा, तो आप क्या करते थे? अभी 2 ही टर्म तो सरकार रही आपकी, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? देश की जनता ने आपको भी तो नकारा था। झूठ बोल के आगे सत्ता में शर्म नहीं आती आप लोगों को? अभी देख लीजिए आप तरीके से आप बता रहे हो। अभी लोग लू से मर रहे हैं। आपका नेता कहां गायब है भाई? बताइए मुझे। अरे संतोष जी, पाप के भोगी बन रहे हो। अगला जन्म आप लोगों का कॉकरोच बिच्छू का हुआ करेगा, बता रहा हूं। अरे यार क्या बात करते हो? दूसरे को सोचते सत्ता में आप हो, 10 साल का हिसाब आप दोगे। उसे आज आपको फुर्सत मिल गई है योगी जी की सरकार में। आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। आप जो है लूट का जो है आपका धंधा बंद हो गया है, तो निश्चित बेरोजगारी है, मैं मानता हूँ। क्या कर रहे थे? शराब के दलालों के पैसा कौन ले रहा था? लड़की के सप्लाई औरतों को, उसका पैसा कौन ले रहा था? नकली दवाई बनाने वालों का पैसा कौन ले रहा था? ये बताइए। रेपिस्टों के संग कौन खड़ा हो रहा था? देश के बच्चों को नकली दवाई, नकली सिरप बनाने वाली कंपनी से दल्लागिरी कर लो, शर्म नहीं आती? क्या आत्मा मर गई आपकी? इन नौजवानों के लिए काम कर रही है सरकार। दवाई बताओ नौजवानों के लिए क्या किया? बताओ कितना रोजगार दिया नौजवानों को? अरे नौजवानों को कितना रोजगार दिया? कितना दिया बताओ? अरे भाई बताओ ना। के लिए काम न करते तो दोबारा चुन। एक बात बता दूं, या तो कह दो संतोष भाई आपकी आंखों का आंसू सूख गया। मुझे समझ नहीं आ रहा नौजवानों के लिए क्या किया? अरे कौन सा रोजगार दे दिया? बंद हो गया है। 2014 में देश के 9 युवा लोगों से वोट लेकर उन्हें बेरोजगारी दी।
में आओ। पुलवामा में शहीदों को मराकर फिर 2019 में सत्ता में आ गए। क्या दिया आपने देश की सेना को? क्या दिया देश के युवाओं को? क्या दिया? इसका जवाब जनता आज आपको ठोकर मार के देगी, आपके विरुद्ध वोट करके देगी, आपके विरोध में वोट करके देगी, और आपके जो नेता हैं वाराणसी से वो हार जाएंगे। जाइए और बताइए। जनता ठोकर की खा रहे हो, नाटक कर लिया मेडिटेशन का है। मेडिटेशन 45 घंटे का होता है, बताओ संतोष भाई, को संतुष्ट किसने करने करा 45 घंटे का मेडिटेशन? शर्म नहीं आती आप लोगों को? देश में धार्मिक प्रवृत्ति से खेल रहे हो, देश के धर्म से खेलते हो, देश के हिंदुत्व से खेलते हो। इतना आत्मा मर गई आपकी। उत्तेजना ना हो। युवाओं को दे दिया, क्या दिया युवा को? क्या दिया बताओ? क्या दिया युवा को? क्या दिया? कोई गलत काम नहीं कर सकते हो, गलत काम। अरे आपने युवाओं को क्या दिया? ये बौखलाहट है। देश के लिए क्या दिया? एक यूनिवर्सिटी दी। अरे यार संतोष भाई, मेरा जवाब दे दो बस। एक यूनिवर्सिटी दी जो वर्ल्ड क्लास हो, जिसका लेवल ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का हो। एक अस्पताल दिया जो विदेशों का बराबर करता हो। बताओ। आप कमरे से तो निकलो बाहर। आप कमरे से निकल के बाहर देखो। एक कमरे में चिल्लाने से काम नहीं चलता ना। आप कमरे से बाहर निकल। संतोष भाई, क्या आप कुएं के मेंढक हो क्या? पूछिए उनको। अभी तो कमरे हर में स्टेट में IIM है, हर स्टेट में जो है एम्स दिया है। कहाँ है शर्मा जी आप? कहा दे दिया एम्स? चल रहे हैं एम्स। हर स्टेट में अच्छा, एक IIT दे मिनट रहे एक हैं। मिनट एम्स दे दिया। 5 अरे IIT लो दी मैक। 2014 अरे तक। ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज। ऋषिकेश बात के कर एम्स रहे में हैं। फैकल्टी पूरे हैं? पूरे हैं? अरे हो जाएंगे, बताइए। एक बार अरे आने तो दीजिए, ऋषिकेश के बनने एम्स तो में पूरे दीजिए। हैं? पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज बन होंगे, गया। एक दिन में नहीं होता है। बदायूं के मेडिकल मैंने भी देखा था कॉलेज जो 90 से लेके सपा ने आज बनाया PhD उसमें हूँ फैकल्टी फिजिक्स में। पूरे हैं। अरे आज का नहीं, रहने दो। 95 का हूँ। दुनिया को अरे मैंने आप- बहुत करीब से देखा है। मैंने भी लेक्चरशिप क्या की है देखा? कई यूनिवर्सिटीज में। ये आपने करी होगी ना। इधर सुन लीजिए एक मिनट, आपने क्या करी है? राज भाई मैं PhD हूँ फिजिक्स में। जी अपना प्लान मुद्दे पर आइए। आप सभी दलों से गुजारिश है, प्लीज मुद्दे पर आइए। आप PhD आप सभी दलों से गुजारिश है, प्लीज मुद्दे पर आइए। आर्मी ऑफिसर अपनी अपनी पार्टियों की बात मत करिए, जनता की बात करिए। लोकतंत्र का महापर्व है, पूरे विश्व पटल की निगाहें भारत देश पर टिकी हुई हैं। पूरे विश्व पटल की निगाहें सभी को 4 जून का इंतजार है। मुद्दे पर आइए, क्योंकि राजनीति के दांव में जनता पर है चोट। हर दंगे की वोट में नेता ढूंढे वोट, और आप लोग भी यही कर रहे हैं। लगातार यही देखा जा रहा है, आप लोग भी यही कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दलों से गुजारिश है, जनता के मुद्दे पर आइए, क्योंकि पूरे विश्व पटल की निगाहें इस बार के 2024 के चुनाव पर टिकी हुई हैं और सभी को इंतजार है 4 जून का। और आप लोग जनता के मुद्दों की बात करिए। कमरे में कौन रह के राजनीति कर रहा है, कौन सड़क पर जाकर के राजनीति कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है जनता को। आप उनके हितों की बात करिए, उनके हितों की रक्षा करिए। यूनिवर्सिटीज में आप टीचर भी थे। अध्यापक हूँ, आज भी अध्यापक हाँ हूँ। तो बस मैंने अध्यापक को आता है। अरे मैंने अध्यापक के लिए कुछ कहा? अब लो इधर सुन राज लीजिए। जी, मेरी आलोक जवाब जी, अध्यापक ये है। डिबेट का मुद्दा नहीं राष्ट्रपति है। पुरस्कार देखिए, मिला। राज जी, कोई भी जो आलोक जी, आपको मिला आप है, दोनों वो से ठीक निवेदन है, है। ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। रविंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आप दोनों लोगों को रोकना चाहूंगी। रविंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए तमाम तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं और बीजेपी अपने सरकार की बातें भी लगातार कर रही है, डबल इंजन की बातें और 400 पार के नारे। और आप लोग भी ये कह रहे हैं कि ये 400 पार के जो नारे हैं वो फेल हो जाएंगे 4 जून को, और 4 जून को जनता दिखा देगी कि उसने अपना नेता अपने किसके सिर पर ताज सजाया है। गरिमा जी, देखिए ये तो चुनाव केवल 57 सीटों पे हो रहा है। परिणाम 2 तारीख को ही आ जाएगा 2 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश से और सिक्किम से। जी। यहाँ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो प्रथम परिणाम तो यहीं से आ जाएगा। फिर 4 तारीख को जो परिणाम होगा लोकसभा का, आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा का, वहां से परिणाम आ जाएगा। और परिणाम सारे के सारे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहेंगे। लेकिन बात करते हैं आज की। आज अगर आप देखें तो ज्यादातर स्थानों से ये शिकायत मिल रही है कि ईवीएम खराब है, यार ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही है। उस कारण से मतदान बहुत धीमा हो रहा है। तो जब मतदान शुरू से लगातार मतदान का प्रतिशत गिरता रहा है, तो इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया चुनाव आयोग ने? दूसरा, मतदान के बहिष्कार की सूचना महाराजगंज, सोनभद्र, रावतगंज से लगातार मिल रही है, जहाँ पर एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारी पहुंचे हुए हैं मनाने के लिए। महाराजगंज में तो एकदम मना कर दिया गया
जनता के द्वारा हम नहीं करेंगे, और जगह अन्य जगह लोगों थोड़ा राजी हो गए मतदान करने के लिए। जो मत स्थल हैं उसमें पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इतनी गर्मी है, पानी की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी। जब पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत सरकार ने प्रेस वार्ता किया था, उसमें इन चीजों का उल्लेख किया था। पानी की सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। जो लाइन है वो इतनी लंबी लाइनें लग जा रही हैं ईवीएम की वजह से कि लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा, खासकर बुजुर्गों को और महिलाओं के लिए। बुजुर्गों के लिए कहा गया था कि व्यवस्था में हम प्राथमिकता देंगे, कहीं पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही कि प्राथमिकता दिया जा रहा है। कुछ जगह से ये भी शिकायतें आ रही हैं कि जबरदस्ती सपा के कार्यकर्ताओं को एक जगह गिरफ्तार कर लिया गया सोनभद्र में, और अन्य जगह सपा के कार्यकर्ताओं से बदसलूकी या इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की जा रही है। तो जो आज का वर्तमान का परिवेश है, इस परिवेश में दिखाई पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन की जो निचले स्तर की इकाई है वह काम ठीक से नहीं कर रही है। फिर एक सबसे बड़ी समस्या है कि ये आज रात में मतदान प्रतिशत कुछ और बताएंगे, 3-4 दिन बाद उसको कुछ और कर देंगे। जैसे पहले दौर का चुनाव जब 19 अप्रैल को हुआ था तो इन्होंने 60% बताया था, फिर उसको 11-12 दिन बाद उसको कर दिया 66.1% है। तो आज क्या जो आज ये मतदान का रिजल्ट बताएंगे, मतलब ये जो वेरिएशन है ये 2% से 6.1% तक वेरिएशन आया। इस पे जवाब भी देने को इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है, इतना वेरिएशन क्यों आ जा रहा है 11-12 दिन। तो आज भी जो मतदान प्रतिशत आएगा तो हम उसके बारे में अब तो कह ही नहीं सकते हैं कि जो शाम को ही मतदान का हमको आंकड़ा देंगे वो सही है या गलत है, क्योंकि वो 4 तारीख से पहले बदल जाएगा। इन सब चीजों पे ना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ बोलने को तैयार हैं, ना स्थानीय जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं कुछ बोलने को तैयार हैं। पे किसी प्रकार की जो पूरी बूथ में सुविधाओं की बात की गई थी, किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। गर्मी के कारण जो हम लोगों ने अनुभव किया, जो हम लोग को सूचनाएं मिली हैं, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे उनका जो विजिलेंस होना चाहिए था वो विजिलेंस लगभग नहीं के बराबर है। वो भी अपनी गाड़ी में ही बैठ के खाली फोन से सूचनाएं ले रहे हैं। तो ये सब चीजें ज्यादा जरूरी थी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए। इस दिशा में स्थानीय प्रशासन ने और इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी कार्य नहीं किया है, इसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। ठीक है संतोष जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि आप लोग देखिए अभी अभी जो तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं तमाम बातें आप लोगों की सरकार को लेकर के कहते रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और व्यवस्थाओं की बात, आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करते हैं, तमाम व्यवस्थाओं की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात उत्तर प्रदेश में बीजेपी करती रही है, चाहे केंद्र की आपकी सरकार हो वो भी करती रही है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो चुनावी जो मुद्दा है वो आज भी बड़ा वर्ग जाति समाज के नाम पर वोट करता है। फिर आप लोग सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, और ये जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे आपकी पार्टी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, इसी आधार पर अपना कैंडिडेट भी चुनती है कि जहां पर निषाद वोटर्स ज्यादा है वहां पर हमने निषाद कैंडिडेट उतार दिया, जहां पे ब्राह्मण वोटर्स ज्यादा है वहां पे हमने ब्राह्मण वोटर्स उतार दिया। तो फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहां चला गया? देखिए राखी जी, सबसे बड़ी सरकार का जो कार्य करने का अपना तरीका है वो कर रही है। सरकार ने जैसे अंशुमान हेल्थ कार्ड जारी किया, सरकार ने राशन बांटने का काम किया। क्या उसने पूछा कि आप किस जात को हो, आपको राशन देना है, या किस जात को आपको कार्ड बनाना है? सरकार की जो योजना होती है वो सबके लिए होती है। सरकार जब बन जाती है सबके लिए। वही उत्तर प्रदेश की जो जातीय समीकरण, तो जातीय व्यवस्था और उत्तर प्रदेश और बिहार व्यवस्थाओं में जकड़े हुए लोग हैं, उनको इन व्यवस्थाओं से आगे आना चाहिए, उन व्यवस्थाओं से आगे निकल के आना चाहिए कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है, और हमको देश के लिए काम करना है। जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि अब हम जाति के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। तो राजनीतिक दल भी तो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं संतोष जी। हो जाएगा, देश का हो जाएगा, लेकिन ये जातीय नेता है जो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, तो एक जातीय कुनबा बनाए हुए हैं। उनका यही वोट रहता है, यही वोट की राजनीति होती है। कभी मुस्लिम फैक्टर को पकड़ने लगते हैं, कभी किसी और जात को पकड़ने लगते हैं। जाति से नहीं, सरकार समाज के लिए काम करती है, और समाज जो है जितने भी सरकारें बनी, सरकार हमारी है उसको समाज के लिए काम कर रही है। ये है कि हर किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो व्यक्ति मेरा है,
हमारा वोटर है, हमारा कार्यकर्ता है, हमारे प्रदेश का रहने वाला है। संतोष जी, आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल है वो भी तो इसी तरह से चीजें कर रहे हैं, वो भी तो इसी आधार पर कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, चाहे कोई भी दल हो, आपकी पार्टी हो या फिर और भी। उससे लेना देना नहीं है। आपने सरकार की बात की है, सरकार की योजनाओं की बात की है, तो मैं वो बता रहा हूँ कि सरकार की जो भी योजना होती है वो जाति पूछ के नहीं होती है। कहीं ये नहीं लिखा होता कि आप, लेकिन जो चुनावी जो मुद्दे हैं जातीय आधार पर सिमटे हुए हैं, संतोष जी आप भी ये बात मान रहे होंगे। जाति तो प्रधानमंत्री योजना का मकान देंगे, ऐसा कहीं नहीं है। जिस सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करना शुरू किया है, आज उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में हम 2 बार चुने गए, केंद्र में हम 2 बार चुने गए और तीसरी बार चुनने जा रहे हैं। ये जनता जानती है, जनता भी जो है लोगों के बहकावे में आने वाली नहीं है, जनता जानती है कौन पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हो रहा है। जनता के बीच में जिस तरीके से हमारे वॉलंटियर काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता 24 आवर्स में हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। हम इन लोगों की तरह नहीं है कि चुनाव आने के बाद हम जनता के बीच में जाते हैं। हमारा जो है कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को लेके जाता है, सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाने का काम करता है, और आज यही कारण है कि हम लगातार जीत रहे हैं और हमें कहीं नहीं है 13 की 13 सीटों को जीतने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को एक बार यहीं पे रोकना चाहूंगे और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सभी 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के जो अभी तक के आंकड़े हैं, कितना फीसदी वोटिंग हुआ है वो आपको बता देंगे। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और 57 सीटों पर 9 बजे तक 11.31% मतदान हुआ है। यूपी में 9 बजे तक 12.94% मतदान हुआ और वहीं पंजाब में 9 बजे तक 9.64% मतदान हुआ है। तो तमाम पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक 12.63% मतदान। तो पश्चिम बंगाल के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में 9 बजे तक 10.58% मतदान हुआ है। उड़ीसा में 9 बजे तक 7.69% मतदान। तो लगातार अब तक 9 बजे तक के आपको आंकड़े बता रहे हैं। हिमाचल में 9 बजे तक 14.35% मतदान, यानी पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा मतदान हिमाचल में। झारखंड में 9 बजे तक 12.15% मतदान हो चुका है। चंडीगढ़ में 9 बजे तक 11.64% मतदान हो चुका है। उड़ीसा में 9 बजे तक 7.69% मतदान हुआ है। तो लोकसभा चुनाव का ये आखिरी रण है। तो चलिए एक बार फिर से इसी खास चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपका रुख करना चाहूंगे आलोक जी कि जीत, अभी अभी आप सुन रहे थे, जीत के आधार की तमाम तरह की बातें कही जा रही थी और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, काशी सबसे वीआईपी सीट है। तो एक बार फिर से वहीं पे रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी आपसे ही, क्योंकि लगातार आपने कई सारे जो लोकसभा चुनाव है उसे आपने कवर किया होगा और आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो जापान की राजधानी की तरह बनाने की बातें काशी को कही जा रही थी कि हम काशी का विकास इस तरह से करेंगे कि जापान की राजधानी जैसा हो, लेकिन हमने बहुत ज्यादा कुछ देखा नहीं। हालांकि काशी में विशाल कॉरिडोर का निर्माण किया गया और इसके साथ ही तमाम जो घाट है उन्हें भी डेवलप किया गया, लेकिन बेरोजगारों के लिए ऐसे उद्योग नहीं लाए गए जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का जो पलायन है, क्योंकि हमने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में सबसे ज्यादा पलायन होता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य रोजगार के अवसर के लिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से तमाम दावे उत्तर प्रदेश सरकार करती रही है, हमने बहुत ज्यादा असर 2019 के बाद से लेकर के 2024 जब 5 साल का बड़ा गैप रहा, 5 साल की तमाम योजनाएं सरकार की रही, उसमें बहुत ज्यादा असर बेरोजगारों के लिए नहीं देखा है। और अगर काशी का जिक्र करें तो और भी ज्यादा। दो बातें हैं। सबसे पहली है कि जो भी हॉट सीट है, देखिए जो भी बड़ी सीटें हैं आप जान लीजिए वो बड़े आराम से जीत रहे हैं। जितने भी बड़े नेता हैं वो कभी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हारते जब तक कोई एक्सेप्शनल केस होता है। जैसे राहुल जी है आराम से रायबरेली जीत जाएंगे, अखिलेश जी है कन्नौज से जीत जाएंगे, डिम्पल जी है वो आपका जो है मैनपुरी से जीत जाएंगे। इसी तरह बनारस से भी माननीय प्रधानमंत्री आराम से जीत जाएंगे। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है। बहुत अनुभव है, हम लोग ने देखा है। जब मैं बचपन से 77 से देखता चला आ रहा हूँ, समझता चला आ रहा हूँ, डिस्कस करता चला आ रहा हूँ। कोई भी बड़ा एक्सेप्शनल केस होता है तब हारते हैं। जो जितने भी बड़े नेता हैं जो पार्टी अध्यक्ष के रूप में आ चुके हैं वो आराम से अपने चुनाव को जीतेंगे। परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात है, जहां तक रोजगार की योजना है तो देखिए पर्यटन जो है एक बड़ा रोजगार का साधन है।
विशेषकर भारतवर्ष में जो धार्मिक पर्यटन होता है वो एक रोजगार की इंडस्ट्री के रूप में डेवलप होता है। अगर मान लीजिए 1 करोड़ या 10 करोड़ में कॉरिडोर को देखा है और उनकी इकोनॉमी को अगर आप देख लीजिए, अगर वो आते हैं एवरेज आपका 1,000 रुपए लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर जो है 10,000 को गुणा कर लीजिए तो इतना पैसा आंकड़ों का भी जिक्र करिएगा आलोक जी, डेवलप होता है। आंकड़ों का भी जिक्र करिएगा। युवा बेरोजगारी बहुत बड़ी संख्या में है उत्तर प्रदेश में, इसका भी जिक्र करिएगा। देखिए बिल्कुल ठीक कह रही, बेरोजगारी आज की नहीं हमेशा से आदिकाल से समस्या बनी रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, 22 करोड़ से ज्यादा का यह है और यहाँ पे इस तरीके की समस्याएं आती हैं। हालांकि सरकारें आई, काफी डेवलपमेंट हुआ, हम ये नहीं कहते कि केवल इसी 10 साल में हुआ, पीछे से जब चला आ रहा है काफी विकास हुआ, लेकिन जिस दर से हम लोग की आबादी बढ़ रही है या जिस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना था उस दर से हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स होते हैं। केवल ये नहीं होता है कि इंडस्ट्री आके लग जाए, इंडस्ट्री आएंगी तो क्यों लगेगी, उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा ना। चाहे वो सारी की सारी महाराष्ट्र और गुजरात में चली गई, हम लोग की अपनी कुछ कमियां थी, कुछ थी, उसको धीरे धीरे उसको दूर किया गया, धीरे धीरे करा गया और उसके बाद हुआ। इवोल्यूशन का यही सिस्टम होता है, करता है। अब जो है सही दिशा में चल रहे हैं। जितने भी हमने हमेशा यही कहा है कि जिस समय पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे जनता में आ जाएगी, चाहे वो किसी पार्टी को चुने, देखिए ये बसपा को उन्होंने चुना, पूर्ण बहुमत की दी, सपा को चुना, पूर्ण बहुमत की दी कि आप 5 साल जम के काम कीजिए, और सबने काम किया, चाहे वो सपा की हो चाहे बसपा की हो। इसके बाद जो है आपको बीजेपी को मिला, पूर्ण मिला, अच्छा करे बुरा करे जो भी करे, लेकिन 5 साल आपके पास से काम करे। तो हम हमेशा कहते हैं, जबकि मैं 89 से लेकर जब मैं बात करता था 90 के अंत तक, 99 तक, तब यही बात चलती थी कि भाई अभी हमारे देश में पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं आई है, इस समय एक नहीं कई मिड टर्म पोल होंगे। तो अब मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से मैच्योरिटी आ गई है, जो भी सरकारें चुनी जा रही हैं बदल भी दी जा रही हैं और उनको पूर्ण बहुमत का पूरा काम करने का मौका दिया जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत आबादी वाला है, समय लगेगा, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, इकोनॉमी के कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर आपको काम करना पड़ता है और उम्मीद है कि आगे अच्छा ही होगा। अच्छा आलोक जी, एक और बड़ा अहम सवाल है, उसे लेकर के भी मैं आपसे कुछ जिक्र करना चाहूंगी कि जिस तरह से बीएसपी के कोर वोटर्स में इस बार हमने देखा कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो उनके कोर वोटर्स थे उन्हें ये बात पता है कि सरकार बीएसपी नहीं बना रही है, और ऐसे में जब आकाश आनंद को जब उनके पद से हटाया गया, जब मायावती ने उन्हें उनके पद से हटाया, तो और भी ज्यादा भ्रम की स्थिति उनके कोर वोटर्स में फैल गई। लोगों का ये मानना है, लोगों का ये कहना है, ग्राउंड जीरो पर से भी लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स होते हैं वो भी तमाम जानकारियां देते हैं, तो लोगों का ये मानना है, उनका कहना है कि बी पार्टी की तरह, बीजेपी के बी पार्टी की तरह बीएसपी काम कर रही है, और ऐसे में उनका जो कोर वोटर्स है, इस बार के अगर चुनाव को अगर हम देखें तो कितना फायदा, चाहे हम बीजेपी को लेकर के कहें चाहे और भी जो विपक्षी दल है, उन्हें जो कोर वोटर्स में भ्रम है इसे देखते हुए मिलने वाला है। देखिए बीएसपी का जो कोर वोटर है वो बहन मायावती जी के साथ रहेगा, उसको हाथी ही समझ में आता है और हाथी दिखता है, इसमें लेकिन भ्रम की स्थिति इस बार के चुनाव में बहुत ज्यादा देखी गई। आलोक जी, रिपोर्ट्स का हवाला दे रही हूं मैं, तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो से जब मौजूद रहते हैं तो वो जब बातें करते हैं, लोगों के बीच में ये भ्रम की स्थिति है। देखिए जो बीएसपी का वोटर है वो वोकल नहीं है, वो बिल्कुल शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता है, किसी से नहीं बोलता, बहुत ही जो है अनुशासित रूप में रहता है, वो उसी में करता है। और जहां तक आउट स्पोकन हो गए थे आनंद जी, जिसकी वजह से जो है उनको रोक दिया गया था और वो अपने आराम कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलने लगे थे, जो कि उनकी उम्र के हिसाब से, उनके कद के हिसाब से उतना सूट नहीं करता था। तो बीएसपी एक बहुत ही मैच्योर है, सुश्री मायावती जी चीजों को बहुत अच्छी तरह समझती है, उनका वोटर जो है उनके साथ इंटैक्ट है। लेकिन बीजेपी को फायदा कहाँ मिलता है? बीजेपी को फायदा मिलता है त्रिकोणीय में। जब भी बीजेपी का 2 लोग से होगा मुकाबला, तब बीजेपी को जो है एक बार को सेटबैक हो सकता है। लेकिन जहां जहां आप देखिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश छोड़िए, कहीं भी देखिए, किसी प्रांत में देखिए, अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो बीएसपी जो है 100 में 33 नंबर लाके जो है अपना प्रश्न पत्र पास कर ले जाती है। बस इस बात को समझने की बात है कि बीजेपी के पास जो 20% ऐसा वोटर्स आ गया है, जिसको आप लोग गुजरात मॉडल कहते हैं, वो कोई मॉडल नहीं है। देश के अंदर 20% ऐसे हो गए जिनको सरकार से कोई मतलब नहीं, ना वो सरकार से पैसा लेना है, ना उनको सरकारी सुविधा का लेना है। जितना उनके पास आ रहा है, फैसिलिटी सरकार दे रही है, वो उनके लिए पर्याप्त है। उनको जाके जो है राशन की दुकान पे लाइन नहीं लगना है, उनको जाके नहीं, उनको केवल एक गुड जो है गवर्नेंस चाहिए कि वो अप्लाई कर दे, उनका पासपोर्ट
उनके घर पे आ जाए, वो अप्लाई कर दें, उनका जो है ड्राइविंग लाइसेंस घर पे आ जाए, वो अप्लाई कर दें, उनकी रजिस्ट्री फ्लैट की हो जाए। तो इस तरीके का जो 20% आ गया है, उसको जिस तरीके से बीजेपी ने कैटर किया है, राष्ट्र भावना से, राष्ट्र की भावना से उसको जोड़ा, धार्मिक भावनाओं से उसको जोड़ा, राम मंदिर बना के उसकी धार्मिक भावनाओं से जो उसको जोड़ा, उसको जो सांस्कृतिक रूप से जो इस समय आप ध्यान करने गए हैं, वो एक सांस्कृतिक रूप से भारतीय की संस्कृति है विवेकानंद, उससे जो है अपने 20% वोटर को जो इंटैक्ट कर रखा है। बस इसके अंदर जहां उसको 15% की एज मिल जाती है किसी ना किसी रूप में, जो लाभार्थी थे वो इस समय मिल रहे हैं जो कि जात पात से ऊपर हो चुके हैं, या जो वहां की जो छोटी छोटी पार्टीज हैं उनको इंटैक्ट करके, या और कई चीजें फैक्टर्स होते हैं उनको मिला के वो अपना 33 से 35% के बीच में ले आते हैं और अपना रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है आलोक जी, आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। संतोष जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और रविंद्र जी आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सुबह से ही चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं, 13 सीटों पर आज उत्तर प्रदेश की चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, और पूर्वांचल की ये सीटें हैं, तमाम वीवीआईपी सीटें हैं, तमाम जो फिल्म अभिनेता हैं वो भी चुनावी मैदान में है। तो इस बार का ये जो आखिरी चरण है कई मायनों में बेहद खास, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी संसदीय सीट पर भी आज मतदान चल रहा है। तो आज के हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला, चुनावी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।